नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोगों को भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया ये वाला नारा याद है कि भारत चीनी भाई भाई। लेकिन आप में से कितने लोगों को ये भी याद है कि 1962 में चीन ने भारत की पीठ पर जो छुरा भोंका था और भारत और भारतीयों के मन में जो यादें दी, उसे सदियों, दशकों और शायद सहस्त्रों वर्षों तक भारत के नागरिकों के द्वारा नहीं भुलाया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वहां पे न कोई स्थायी दोस्त होता है, न ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। लेकिन वाकई ऐसा होता है क्या? कुछ ही समय पहले भारत और चीन जो एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन, एक दूसरे को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, आपको भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा दिया गया वो स्टेटमेंट भी शायद याद होगा कि चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन कुछ ही समय पहले से भारत और चाइना के बीच में ये जो दूरी थी, ये शायद मिटती नजर आ रही है। भारत और चाइना के बीच में जो जमी हुई बर्फ थी, वो शायद पिघलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि भारत और चाइना एक दूसरे के कितना करीब आ रहे हैं और क्या वाकई ऐसा हुआ है कि जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा विषय है। तो जी हाँ, कई सारी बातें ऐसी हुई है जिसे जियोपॉलिटिक्स के जानकार अपने आप में आश्चर्य की बातें मानते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि चीन के विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को विरोधी के तौर पर नहीं देखकर एक दूसरे को मित्र के तौर पर देखना चाहिए। दोस्तों, कुछ ही समय पहले भारत की कंपनी है नायरा एनर्जी ने डीजल के एक वेसल का निर्यात चाइना को किया जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ था। भारत ने किसी भी चीज का निर्यात चाइना ने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को विरोधी के तौर पर नहीं देखकर एक दूसरे को मित्र के तौर पर देखना चाहिए। दोस्तों, कुछ ही समय पहले भारत की कंपनी है नायरा एनर्जी ने डीजल के एक वेसल का निर्यात चाइना को किया जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ था। भारत ने किसी भी चीज का निर्यात चाइना को नहीं किया था, वो हो गया। चाइना ने भी भारत से डीजल का आयात करने में हामी भरी। दोस्तों, चाइना ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात करने के लिए हामी भर दी। इसके अलावा और कई सारी बातें हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हर भारतीयों को ये उम्मीद थी कि चाइना खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में जाकर के बैठेगा और चाइना पूरी तरह से सामने आकर के पाकिस्तान को मदद करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हैं, जो पाकिस्तानी गोला बारूद हैं, हथियार हैं, पाकिस्तान के पास जो बहुत सारे पनडुब्बी हैं, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, वो सारे के सारे चाइनीज निर्मित हैं, यानी कि चाइना के द्वारा उन्हें बना करके पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन चाइना ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। अब आप समझिए कि ये कई सारे जियोपॉलिटिकल जो बदलाव हुए हैं भारत और चाइना के बीच, जिसे जियोपॉलिटिक्स के जानकार भी एक बड़े आश्चर्य की चीज मान रहे हैं। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे और क्या ये वाकई ऐसा है? क्या वाकई भारत और चाइना एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे को करीब आने की कोशिश करने लगे हैं? आज के वीडियो में इस बात की व्याख्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये हुआ कैसे? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, निश्चित रूप से जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, जियोपॉलिटिक्स में हर दिन एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। हर एक दिन जियोपॉलिटिक्स कभी इस करवट तो कभी उस करवट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्यों? निश्चित रूप से ऐसा है कि डोनाल्ड जे ट्रंप के मन में ये बैठा हुआ है कि अमेरिका की जो बादशाहत है, अमेरिका का जो ट्रेड पे एकाधिकार है, अमेरिका का जो डॉलर पे एकाधिकार है, वो इस बात का फायदा उठाएंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट के लिए वो सारे के सारे देशों पे टैरिफ लाद देंगे। सारे के सारे देशों से वो फायदा उठाएंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक बात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप है तो एक बड़े व्यापारी, यानी कि उनका जो दिमाग है वो हर तरह से व्यापार के बारे में सोचता है। वो चाहते हैं कि अमेरिका बड़ा से बड़ा फायदा उठाए। लेकिन एक बात और आप समझ लीजिए कि चाहे वो विश्व का कितना भी ताकतवर देश हो, वो अकेले नहीं चल सकता। उसे निश्चित रूप से अन्य देशों का सहयोग की जरूरत है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव आया है कि अमेरिका के जो सहयोगी भी हैं, जो 100-200 सालों से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो भी इस बात को लेकर सकते में रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कल क्या बयान दे दे, हम पे कौन सा टैरिफ ला दे। दोस्तों, आपको याद होगा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन जो अमेरिका के एक बड़ा साझेदार है,
अमेरिका के हर कदम पे वो साथ रहता है। उन्होंने यूरोप पे भी बहुत सारे टैरिफ लाद दी। इसके अलावा उनको ये पता है कि आज की तारीख में अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल देश है। सबसे पावरफुल देश होने का वो काफी सारा फायदा भी उठा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक मीटिंग आयोजित की गई थी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के द्वारा और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। और इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं ऊपर बैठे हुए हैं और जो यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, वे सारे के सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी है जो अपने छोटे-छोटे अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहा है और उन्हें वो निर्देश दे रहा है कि उन्हें क्या-क्या करना है। जो पता नहीं यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं वो इस बात पे, इस फॉर्मेट पे कैसे सहमत हुए, आई रियली डोंट नो। बट ऐसा है तो अमेरिका हर जगह अपनी बादशाहत का फायदा उठा रहा है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि चाहे आप कितनी भी ऊपर चले जाएँ, चाहे आप कुछ भी बन जाएँ, आपके मन में कोई ना कोई टीस हमेशा बची हुई रहती है। इंसान चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, उसे लगता है कि उसके पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। और जो यूएस के राष्ट्रपति हैं मिस्टर ट्रंप, उनके मन में एक जो सबसे बड़ी व्यथा है कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। और जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, उनको मिलने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं कि जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, वो समाप्त हो जाए। तभी जो बड़े-बड़े देश हैं, जो तभी विश्व है, वो उनको एक ऐसे नेता के रूप में शायद देखेगी। उनके मन में ऐसा है, उनके मन में ऐसा है कि उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखेगी जिन्होंने बड़े-बड़े युद्ध को रुकवा दिया। इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले वे रसिया के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से अलास्का में जाकर के मिले। हालाँकि वहाँ भी उन्होंने पुतिन को धमकाने के लिए कई सारे फाइटर जेट्स तैनात किए हुए थे ताकि पुतिन को वो अपनी शक्ति का एहसास दिखा सके। लेकिन आज की तारीख में भी जो रसिया है वो एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कंट्री है। उसे पार पाना विश्व के किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन शायद उनका ये टैरिफ वार कहीं न कहीं भारत, रसिया और चाइना को एक दूसरे के करीब ला रहा है। लेकिन वाक़ई क्या भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? क्या एक दूसरे के साथ अपनी जो ऐतिहासिक झड़पें हैं, एक दूसरे के साथ जो ऐतिहासिक दुश्मनी है, क्या वाक़ई वे भूल पाएँगे? निश्चित रूप से दोस्तों ये सब बातें आने वाले भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल के लिए ये तो दिख ही रहा है कि भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाक़ई इससे भारत को फ़ायदा होगा? तो जी हाँ, इसका उत्तर हाँ है। क्योंकि कहीं न कहीं जो यूएस की दादागिरी है, उस पे लगाम लग सकेगी। भारत और चाइना एक दूसरे को काउंटर करने के लिए जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में इतने सारे कोशिशें करते रहते हैं, अपने सैन्य इक्विपमेंट्स पे इतने खर्च करते हैं, निश्चित रूप से दोस्तों उन चीज़ों पे भी विराम लगेगा। और भारत और चाइना एक दूसरे के साथ अगर व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा। इसके अलावा भारत के मन में हमेशा जो ये बात रहती है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं एक बड़ा सा शक्तिशाली देश है, तो भारत के मन में हमेशा ये बात जो रहती है कि चाइना पाकिस्तान को मदद करेगा, युद्ध के समय में भी मदद करेगा। निश्चित रूप से दोस्तों भारत के मन से भी ये बात शायद बाहर निकल सकेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? ये भविष्य के गर्भ में अभी छुपा हुआ है। दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.